यूक्रेन पर रूस के हमले को 3 दिन बीत चुके हैं। इस बीच रूसी फौज यूक्रेन की कैपिटल कायव तक पहुंच चुकी है। कायव एक ऐसा शहर जहां अभी जंग जारी है और उस पर पूरा कंट्रोल ही रूस के लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। यकीनन रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ झुकाव रखने वाले अपने पड़ोसी मुल्क पर कब्जे को लेकर अपने डिफेंस चीफ के साथ महीनों प्लानिंग करी होगी और साफ है कि इसी प्लानिंग के मुताबिक यूक्रेन पर हमला नॉर्थ, ईस्ट और साउथ 3 डायरेक्शन से किया गया है। आर्टिलरी और मिसाइल हमले के जरिए यूक्रेन की फौज के रेजिस्टेंस को कम किया गया है, जिसके बाद पैदल फौजी और टैंक जंग का मैदान बन चुकी यूक्रेन की जमीन पर उतारे गए। लेकिन रूस का हमला उनके प्लान के मुताबिक पूरी तरह कामयाब नहीं रहा है। ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस का कहना है कि इस हमले में सैकड़ों रूसी सैनिक मारे गए हैं और उन्हें यूक्रेन की फौज के तरफ से भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और ये अब भी जारी है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के मिलिट्री और नागरिक ठिकानों पर भारी हवाई हमले के बाद रूसी सैनिक यूक्रेन की कैपिटल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। शहर के एडमिनिस्ट्रेशन ने सड़कों पर लड़ाई की वार्निंग देते हुए लोगों को घरों के अंदर ही रहने को कहा है। वहीं पुतिन चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार को सरेंडर कराया जाए और उसकी जगह रूस की तरफ झुकाव रखने वाली एक नई सरकार को सत्ता सौंपी जाए। इसका मकसद यूक्रेन में बगावत या नेशनल रेजिस्टेंस के कैंपेन को आगे बढ़ाने से रोकना है। कहना है कि कायव पर कब्जा करने में कामयाबी रूस के लिए मिलिट्री और सियासी कामयाबी साबित होगी, जिसका स्ट्रैटेजिक असर काफी गहरा होगा। रूस की फौज यूक्रेन की फौज के मुकाबले कई गुना बड़ी है। ये करीब 1:3 के रेशो में है। यूक्रेन की फौजी अगुवाई की क्वालिटी पर भी सवाल उठे हैं और ये पूछा जा रहा है कि यूक्रेन की फौज आखिर कितनी देर तक रूसी फौज के सामने डटी रह सकती है। सैटरडे को जारी एक वीडियो में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कायव में रूस के हमलों का जवाब दिया जा रहा है और आनन फानन में राजधानी पर कब्जा करके कठपुतली सरकार बैठाने की रूस की कोशिश अब नाकाम हो गई है। यूक्रेनी ऑफिसर्स ने हमले को नाकाम करने में कुछ कामयाबी की बात कही है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि कैपिटल के नजदीक लड़ाई अब भी जारी है। शहर के बाहरी हिस्सों में झड़पें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि रूसी सेना की कुछ छोटी टुकड़ियां मेन फौजी दस्ते के लिए रास्ता साफ करने की कोशिशों में लगी हुई है। अमेरिकी सेना के ऑफिसर्स का भी कहना है कि रूसी हमले का सामना काफी मजबूती से किया गया है और रशिया ने जितनी आसानी से आगे बढ़ने के बारे में सोचा था, उसके मुकाबले में उनकी रफ्तार काफी धीमी पड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, 4 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन को अपने कब्जे में करने में रूस को जितना वक्त लगेगा, उसकी मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन के लोगों के लिए ये जितना बुरा हो सकता है, हो रहा है। अपने देश के ईस्टर्न हिस्से में 8 साल तक रशिया सपोर्टेड अलगाववादियों से लड़ने के बाद अब यूक्रेन को न्यूक्लियर पावर ताकतवर पड़ोसी मुल्क रूस की गोलाबारी, बमबारी और रॉकेट हमलों को भी झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन एक ऐसा मुल्क है जिसने 1991 में रूस से आज़ादी के लिए बड़े पैमाने पर वोट किया था। उसने अपने न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियारों का त्याग तक कर दिया था। अब अगर रशिया इस मुल्क को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेता है तो फिर से यूक्रेन 3 दशक पहले वाले हालात में चला जाएगा और इसलिए शायद यूक्रेन में आम नागरिकों को सेना में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। साथ ही कायव में 18,000 ऑटोमेटिक हथियार आम नागरिकों को बांटे गए हैं। इन सब से अलग यूक्रेन की आर्मी और रिजर्व जवान पहले से ही रूसी हमले का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल इगोर कोनाशेंकोव ने सैटरडे को दावा किया है कि हमला शुरू होने के बाद से अब तक यूक्रेन की 821 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रूसी सेना के निशाने पर 87 टैंक और दूसरी चीजें आई हैं। कोनाशेंकोव ने यह जानकारी नहीं दी कि इन हमलों में कितने लोगों की मौत हुई है। उनका दावा है कि रूसी सेना ने दक्षिणी शहर मेलिटोपोल पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। उनका यह भी कहना है कि रूस सपोर्टेड अलगाववादी डोनबास के इलाके में काफी आगे बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न यूरोपियन मुल्क, जिन्हें डर है कि पुतिन की नजर अब कहीं उन पर भी हो सकती है, इसलिए वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।
ये देश सरहदों के पास किसी भी तरह के रूसी मिलिट्री एक्सरसाइज को घबराहट भरी नजरों से देख रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में नेटो कहीं गायब हो गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि कायव की तरफ से लगातार मदद की अपील करने के बावजूद नेटो ने यूक्रेन में सेना भेजने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने दलील ये दी है कि ऐसा इसलिए करा क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। साफ साफ कहें तो जानकारों का मानना है कि नेटो रूस के साथ जंग नहीं छेड़ना चाहता है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के नेताओं को फिलहाल ये सवाल परेशान कर रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन के बाद अब आगे क्या करने की सोच रहे हैं। इस पर जानकारों का मानना है कि उनका मानना है कि नेटो को अपने मेंबर मुल्कों की ईस्टर्न सरहद को फौरन मजबूत करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि पुतिन पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया जैसे मुल्कों को अपना अगला निशाना बनाने की कोशिश में जुट जाएं। वैसे इस बीच नेटो ने अपने मेंबर मुल्कों की ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ ध्यान दिया है। दरअसल रूस नेटो से अपनी सेना को यहां से हटाकर वेस्ट की तरफ ले जाने की मांग कर रहा है, लेकिन यूक्रेन पर कब्जे की उसकी कार्रवाई का नतीजा इसके ठीक उलट हुआ है। नेटो ने यूक्रेन के पास अपने मेंबर मुल्कों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है और ज्यादा अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेटो साफ तौर पर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है और उसके 100 से भी ज्यादा जंगी विमान फिलहाल अलर्ट पर हैं। जानकारों का मानना है कि उन्हें उम्मीद है कि नेटो रूस को रोकने में कामयाब रहेगा। वैसे अब तक इस बारे में सोचा नहीं गया है कि अगर रूस नेटो के किसी मेंबर मुल्क की तरफ बढ़ता है तो हालात किस करवट बैठेंगे। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो नेटो और रूस आमने सामने होंगे। फिलहाल अगर यूक्रेन की मदद की बात करें तो नेटो का मेंबर ना होने की वजह से नेटो ने यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार कर दिया है। लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर रूस इस हमले के बाद यूक्रेन पर लंबे वक्त तक कब्जा रखता है तो यह भी कहा जा सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन में विद्रोहियों का सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका ने 1980 के दशक में अफगान मुजाहिदीनों का सपोर्ट किया था। खैर, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रूसी सैनिकों के हाथों कत्ल किए जाने के शक के बीच यूक्रेन के लोगों से मजबूती से डटे रहने को कहा है। उनका कहना है कि यूक्रेन का फ्यूचर तय हो रहा है। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़कर जाने में अमेरिका की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जंग उनके मुल्क में हो रही है और वो वहीं रहेंगे और लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ रूस का दावा है कि उसके हमले के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन के मिलिट्री ठिकाने हैं, लेकिन इस जंग में बहुत सारे आम लोगों की जानें भी गई हैं और लोग घायल भी हुए हैं। यूक्रेन के हेल्थ मिनिस्टर विक्टर लियाश्को ने सैटरडे को बताया कि 198 लोगों की तकरीबन जानें जा चुकी हैं। हजारों लोग रूस के हमले में घायल हुए हैं। उनके बयान से यह पता नहीं चल सका है कि इसमें कितने सैनिक और कितने आम नागरिक हैं। वैसे फ्राइडे को लड़ाई रोकने के लिए बातचीत की उम्मीद बनी और फिर टूट गई। रूसी प्रेसिडेंट ऑफिस से कहा गया कि वो बातचीत के लिए बेलारूस में एक डेलीगेशन भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाद में वो अपने ही बयान से पीछे हट गए। इसके पीछे वजह यह बताई गई कि यूक्रेन बेलारूस के बजाय वार्सा में बात करना चाहता है। इसके बाद क्रेमलिन की तरफ से चर्चाएं बंद हो गईं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेनी प्रेसिडेंट के प्रपोजल की संजीदगी को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ज़ेलेंस्की को बातचीत के लिए पहले ही रजामंद हो जाना चाहिए था। हालांकि फ्राइडे की रात ज़ेलेंस्की के स्पोक्सपर्सन सर्गी निकीफोरोव ने फेसबुक पर लिखा कि दोनों मुल्क बातचीत के लिए जगह और वक्त तय करने पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ एक प्रपोजल को पास कराने की कोशिश नाकाम हो गई है। इस प्रपोजल में रूस से यूक्रेन पर हमला रोकने और अपनी सेना वापस बुलाने की मांग करी गई थी। रूस ने इस प्रपोजल को वीटो कर दिया। 11 मुल्क इस प्रपोजल के फेवर में थे, लेकिन भारत और चीन ने इस दौरान चर्चा से बाहर रहने का फैसला किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके खिलाफ काफी एकजुटता दिखी, लेकिन ये सर्वसम्मति में नहीं बदल सकी। अमेरिका और उसके सपोर्टर मुल्कों का कहना है कि भले ही ये प्रपोजल पास नहीं हो सका है, लेकिन इसने दिखा दिया है कि रूस इंटरनेशनल लेवल पर कितना अलग थलग पड़ गया है। वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन में फौजी दखल के ऑप्शन को तो चर्चा से बाहर रखा है, लेकिन रूसी इकोनॉमी और पुतिन पर लगाम कसने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं।
अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने फ्राइडे को कहा है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन और फॉरेन मिनिस्टर लावरोव पर सैंक्शंस लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने यूनानिमस कंसेंट यानी सर्वसम्मति से उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त करने का फैसला लिया है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।